हेलो स्टूडेंट। आज जो हम तुम लोगों के पास में जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों का प्रॉस्पेक्टस। वो है क्या? प्रॉस्पेक्टस। सर प्रॉस्पेक्टस के बारे में तो शायद किसी को लिटिल बिट नॉलेज है क्योंकि वो कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस देखा है एडमिशन से टाइम में, लेकिन ये प्रॉस्पेक्टस थोड़ा दूसरा किस्म का है। इसको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में डिस्कस किया जाएगा। एक्चुअली मीनिंग क्या प्रॉस्पेक्टस का या प्रॉस्पेक्टस कितना तरह का होता है ये हम आज इस क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस करेगा। आप लोगों के पास में मैं एक फॉर्मेट बनाया हूँ और डिटेल्स में मैं आऊँगा। ये प्रॉस्पेक्टस है क्या? पहला बात, प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ आईपीओ। मतलब जब कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचने वाला है, कौन सा कंपनी? पब्लिक कंपनी। सो वो बेचने के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करता है, जो डॉक्यूमेंट्स से वो यूज़ करके वो शेयर बेचता है, उस डॉक्यूमेंट्स को बताया जाता है प्रॉस्पेक्टस। क्या बताया कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस डॉक्यूमेंट्स से यूज़ करके एक पब्लिक कंपनी अपना जो शेयर है वो बेचता है। अगर डेफिनेशंस में ध्यान रखेगा तो डेफिनेशंस में यही क्लियर है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट्स है जिस डॉक्यूमेंट से कोई भी पब्लिक कंपनी अपना फंड को रेज करता है। सो ये बात तो क्लियर है कि सर आप बार बार करके क्यों पब्लिक कंपनी का बात ले रहे हैं और प्राइवेट कंपनी का बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब कि सर प्राइवेट कंपनी ये प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है? नहीं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? प्रॉस्पेक्टस, यह प्रॉस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कभी भी यूज नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी ये प्रॉस्पेक्टस क्या करता है? इशू कर सकता है। लेकिन मेन बात जो है, मैं ये जो प्रॉस्पेक्टस का डेफिनेशंस है इसको मैं एक क्लियर फॉर्मेट में तुम लोगों के पास समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बताया पब्लिक कंपनी जब अपना फंड, कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपना फंड रेज करता है, फंड रेजिंग करता है, फंड रेज मतलब इशू शेयर, फंड रेज करता है। कोई फंड रेजिंग के टाइम में किसको करता है? पब्लिक को करता है, पब्लिक एट लार्ज को करता है। पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग मतलब कि शेयर इशू के टाइम में पब्लिक को जो डॉक्यूमेंट्स यूज करता है, जो डॉक्यूमेंट्स यूज करता है कौन? पब्लिक प्राइवेट फंड रेजिंग के टाइम में, उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रॉस्पेक्टस। समझ में आया? पब्लिक कंपनी फंड रेजिंग के टाइम में पब्लिक को जो डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना फंड को रेज करता है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बता देते हैं प्रॉस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 70। कौन सा कंपनी सर? पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी के अगर डेफिनेशंस के सेक्शंस में जाएगा तो पब्लिक कंपनी कितना सेक्शंस लगता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। और ये देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 और इसके आगे में और मिलेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 जो कि प्रोमोटर्स का है। मतलब प्रोमोटर्स, पब्लिक कंपनी और प्रॉस्पेक्टस ये दोनों ही तीनों पी जुड़ा हुआ है किसके साथ? ओनली पब्लिक कंपनी के साथ।
इसमें से और एक क्वेश्चन उठकर आता है कि सर हम ये डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स में बी सर्कुलर, में बी नोटिस, में बी एडवर्टाइजमेंट, तो इसकी कोई चीज कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब मे बी सर्कुलर्स, मे बी नोटिस, मे बी एडवर्टाइजमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज करके एक पब्लिक कंपनी अपना फंड को रेज करता है, शेयर इशू करता है टू द मार्केट्स, उसी डॉक्यूमेंट्स को, उस सर्कुलर को, उस नोटिस को, उस एडवर्टाइजमेंट को हम बता देगा क्या? प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। अब सर ये प्रोस्पेक्टस कितना पेजेस का होगा, इसको लेके हम आता है। प्रोस्पेक्टस नॉर्मली 200 से 500 पेजेस का होता है। मतलब कैन यू इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ प्रोस्पेक्टस? नॉर्मली 200 से 500 पेजेस का होता है। अच्छा, मेरा दिमाग में और एक ख्याल आया, चलो इसको बोल ही देते हैं, नहीं कि एमसीक्यू में तुम लोगों का लगेगा कि सर जो प्रोस्पेक्टस है ये पब्लिक कंपनी इश्यू करता है और पब्लिक को करता है, लार्ज पब्लिक को, तो मतलब सर इसको क्या हम जनरल ऑफर बोल सकते हैं? एक क्वेश्चन तुम लोग कर, सर ये तो पब्लिक एट लार्ज को इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस, तो क्या प्रोस्पेक्टस जनरल ऑफर है सर? नहीं, प्रोस्पेक्टस कभी भी जनरल ऑफर नहीं है। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ठीक से पढ़े हैं तो उसमें से हमको दिखाया, मतलब समझ में आएगा कि ये जनरल ऑफर नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक इन्विटेशंस है। ये इन्विटेशंस टू पब्लिक है। ये क्या है? इन्विटेशंस टू पब्लिक है। इन्विटेशन टू पब्लिक है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, आपका मर्जी, आप इन्वेस्ट करो या ना करो। ये जनरल ऑफर नहीं होता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये ऑफर है, और मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहता तो मेरे लिए ऑफर नहीं है। तो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है जो डॉक्यूमेंट से, मे बी वो सर्कुलर है, लेटर है, एडवर्टाइजमेंट है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बता देते हैं प्रोस्पेक्टस, जो कि नॉर्मली 200 से 500 पेजेस का हो सकता है सर। अब आता है हम लोग कि ये प्रोस्पेक्टस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंपनी कैसे प्रिपेयर करेगा? प्रोस्पेक्टस पहले इसका ड्राफ्ट बनेगा और इस ड्राफ्ट को हमको पहले जमा देना पड़ेगा इसके पास, सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास और आरओसी के पास ये जमा देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के पास वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 24(2) एंड 23 में वो रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी के पास दिया गया है, जो कि हर एक कंपनी अगर अपना फंड को रेज करना चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट देना पड़ेगा सेबी के पास। उसके बाद जाएगा वो ड्राफ्ट इसके पास, आरओसी के पास, उसके बाद कंपनी वो ड्राफ्ट को प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं और मार्केट से अपना शेयर उठा सकता है। तो याद रखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस 3 अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्ट बनता है किसके पास? सेबी के पास, आरओसी के पास और स्टॉक एक्सचेंज में, जो स्टॉक एक्सचेंज में हम अपना आईपीओ को बेचना चाहेगा। और नॉर्मली प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी यूज़ करते हैं। अरे बुद्धू, क्यों प्राइवेट कंपनी यूज़ करेगा? हमको तो पता है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर टू द मार्केट, इसीलिए प्राइवेट कंपनी का प्रोस्पेक्टस नहीं बनता है, ओनली पब्लिक कंपनी का बनता है। दूसरा बार मैं आना चाहूँगा प्रोस्पेक्टस का क्या लेकर के? प्रोस्पेक्टस का ये टाइप को लेकर के। क्या लेकर के? टाइप को लेकर के। मैं टाइप को थोड़ा ध्यान दूंगा, टाइप को लेकर के। आपको शायद ये ब्लर हो रहा है, शायद प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, यहाँ से कोशिश करता हूँ मैं एडजस्ट करने का। हाँ, हम लोग आते हैं टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में। ये टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस हम लोग नॉर्मली कितना, देखो 4 टाइप प्रोस्पेक्टस दिखा गया है यहाँ पे।
एक है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, दूसरा है ब्रिज प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ब्रिज प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। मैं हर एक को ठीक ठाक से डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम ना हो। ये जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है, इसका मतलब ये उठ के आता है कि ये फिश का नाम से लेके बनाया गया है रेड हेरिंग का कॉन्सेप्ट। फिश मतलब रेड हेरिंग बोल के तो वास्तव में कोई फिश नहीं होता है। एक्चुअली फिश को फ्राई करने के बाद जो रेडिश कलर चला आता है उसको रेड हेरिंग वो कॉन्सेप्ट से ये आया है। एक्चुअली रेड हेरिंग जो है ये प्रॉस्पेक्टस जो है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मतलब ध्यान हटाने के लिए ऐसा प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है। मतलब मेरा ध्यान कहीं पर है, हमको अट्रैक्शंस करने के लिए जो उपाय निकाला जाता है उसको हेरिंग बोला जाता है। तो रेड हेरिंग उसी को बोला जाता है कि मेरा ध्यान कहीं और था और मुझे उस ध्यान से दूसरा जगह अट्रैक्ट करने के लिए ये रेड हेरिंग जो वर्ड है ये यूज किया जाता है। ये रेड हेरिंग जो प्रॉस्पेक्टस है ये रेड हेरिंग जो प्रॉस्पेक्टस है, ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली जो इन्वेस्टर है उसको फंसाने के लिए बनाया जाता है। और मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट आता है कि जो इन्वेस्टर है वो बड़ी बड़ी मछली है और तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटा मछली को आगे क्या टोप के हिसाब से देना पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से रेड हेरिंग कॉन्सेप्ट आया है। एक्चुअली जब ये कंपनी एट द टाइम IPO जब इशू करता है ना, तो उस टाइम रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यूज किया जाता है कभी कभी, लेकिन सब टाइम में नहीं। जब बुक बिल्डिंग इशू करेगा तो मतलब अगर कंपनी अपना शेयर बेचना चाहेगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, जो कि प्राइस इनोवेटेड प्रोसेस भी बोला जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। मतलब रेड हेरिंग जब प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का देखो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस आज डिस्कस किया जाता है सेक्शन 232 में, सेक्शन 32 में डिस्कस किया जाता है। और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कितना प्राइस, कितना क्वांटिटी शेयर बेच रहा है और कितना शेयर का प्राइस है ये दोनों ही लिखा नहीं रहता है। क्या बताया मैंने, देखो ठीक से मैं को बोल रहा हूँ। क्वांटम एंड प्राइस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं रहता है। क्वांटम एंड प्राइस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं रहता है। मतलब क्वांटम एंड प्राइस नहीं रहता है तो मतलब ये बुक बिल्डिंग इसमें यहाँ पे बीडिंग करके, यहाँ पे बुक बिल्डिंग करके प्राइस इनोवेटेड किया जाता है। तो इसीलिए ये टोप के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ IPOs के टाइम में। उसके बाद आता है हम लोग एब्रिज प्रॉस्पेक्टस। इस एब्रिज मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए बता रहा हूँ। एब्रिज मतलब समरी, जो कि सेक्शन 2 एंड सेक्शन 33 में डिस्कस किया गया कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 2 और सेक्शन 33 में डिस्कस किया गया। समरी और एब्रिज प्रॉस्पेक्टस का ये मतलब आता है कि सुनो ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी अगर अपना शेयर बेचना चाहे तो वो जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो मिनिमम 500 या 300 पेजेस का होता है। तो जो इन्वेस्टर है उसके पास इतना समय कहाँ है जो कि तो 500 और 300 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने के बाद इन्वेस्ट करेगा, समय नहीं है। तो सेक्शन 33 में ऐसा बताया गया है कि कंपनी अगर अपना IPOs बेचना चाहे, शेयर इशू करना चाहे मार्केट में, तो वो शेयर इशू जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ एब्रिज प्रॉस्पेक्टस का टेस्ट करके बेचे। मतलब समरी प्रॉस्पेक्टस, उसका जो समरी होगा, इंपॉर्टेंट जगह होगा, वो इंपॉर्टेंस मेथड को उस प्रॉस्पेक्टस के साथ समरी करके अटैच करके क्या भेजे, जहाँ पे इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि वो शॉर्ट में उसको कंपनी का बारे में जो मटेरियलिस्ट इंफॉर्मेशन होगा कंपनी का, अगर वो जानना चाहे या सोचना चाहे, देखना चाहे, तो वो 500 पेज का नहीं पढ़ के समरी को पढ़ने के बाद वो अपना इन्वेस्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये सेक्शन 33 में बोला गया है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर अंडरराइटर को ये शेयर बेचेंगे
तो उसके टाइम में एवरेज प्रोस्पेक्टस देना मैंडेटरी नहीं है। और एक बात बोलो, प्रोस्पेक्टस सर हर एक बार अगर शेयर हम लोग इशू करेगा तो प्रोस्पेक्टस क्या इशू करना पड़ेगा? हाँ, हर एक बार प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा जब हम लोग फंड रेज करना चाहेंगे तो। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर दोबारा से शेयर बेचना पड़ा तो उस टाइम में प्रोस्पेक्टस हम लोग नहीं इशू करेंगे। ये भी पब्लिक कंपनी में बोला गया है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कहाँ पे? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस डिस्कस क्या है सेक्शन 33 में, सेक्शन 31 में डिस्कस किया गया है। ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ का मतलब है टाइमिंग, वैलिडिटी। सेल्फ मतलब यहाँ पे टाइमिंग और वैलिडिटी का बात बोलेंगे हम। वैलिडिटी मतलब जैसे कि हम लोग अपना फ़ोन का रिचार्ज करते हैं ना, तो 84 डेज तक ही वो फ़ोन काम करेगा, उसके बाद वो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। वैसे ही ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 में सेल्फ मतलब यहाँ पे वैलिडिटी बोला गया है। कैसा है वैलिडिटी सर? तो मैंने बताया जब कंपनी अपना शेयर को इशू करना चाहेगा या फंड रेज करना चाहेंगे तो हर एक बार में इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा कंपनी है जो जिसको हर वक्त पैसा ज़रूरत होता है, तो उस टाइम उस कंपनी को लेकर के ये सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 सबके लिए नहीं है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंपनी जैसे कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, जहाँ पे पैसा रेगुलरली क्या चाहिए और बढ़ाने के लिए चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है रेगुलर बेसिस में, क्योंकि उसमें पैसा ही लेके बिजनेस है। उस बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस के 31 यूज़ करते हैं। उसको ये बैंकिंग सेक्टर को हर एक समय में पैसा चाहिए होता है और हर एक समय में क्या करते हैं वो लोग क्या करता है वो लोग ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिडिटी बोलेंगे हम लोग। और जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का बात आएगा तब वैलिडिटी का बात आएगा, क्योंकि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो सेक्टर है उसको हर एक वक्त पैसा चाहिए होता है और पैसा के नया डिमांड के लिए उसको हर एक बार क्या करना पड़ता है? शेयर इशू करना पड़ता है। तो सर जब हम लोग शेयर इशू करेंगे एज ए नॉन बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में, वो सभी समय क्या उस कंपनी को जा करके फिर से प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर सेबी के पास जाना पड़ेगा, फिर आरओसी के पास जाना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, उसका ड्राफ्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर जगह इशू करेगा? नहीं, इसके लिए एक उपाय बतलाया गया है और उपाय है सेक्शन 31, जिसमें बताया गया एक ही टाइम एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज कर सकता है और उसका एक वैलिडिटी रहेगा। वो वैलिडिटी क्या है सर? देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ये एग्जाम्पल है, देखो मैंने दिया हूँ एक कंपनी जो है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाया है और उसका वैलिड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, मतलब 1 साल का ही मैक्सिमम वैलिड रहता है कोई भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस का, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो 1 साल में ये कंपनी जब चाहे सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जब चाहे अपना फंड को रेज करना पड़ता है। जब चाहे मान लो उसका मन किया फंड का जरूरत हो तो जुलाई में वो फंड को रेज कर जाए, उसके बाद अगस्त में फंड को रेज कर जाए, तो उसके बाद नवंबर में फंड को रेज कर दिया। तो जब चाहे अपना फंड को रेज करता है, इसलिए उसको नया से प्रोस्पेक्टस देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी कर चुका है। तो ये है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का एडवांटेज। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो वैलिडिटी है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसको तो 1 साल के लिए बनाया गया है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर किसी कंपनी में अडॉप्ट करेगा बैंकिंग सेक्टर में, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जो कंपनी है इसमें इन्वेस्ट करेगा नॉन बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, ये कब फंड रेज है कंपनी के बारे में तो पता चलना चाहिए। इसके लिए
इसका जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन टू एमओए है, ये इंफॉर्मेशन टू एमओए है। इसके लिए इसका इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा हमको? एमओए में ये इंफॉर्मेशन हमको देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर कोई डीम्ड प्रोस्पेक्टस अगर कोई कंपनी अपना ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब सेबी है, आरओसी है, इसके पास ड्रग जमा नहीं देगा, डिसाइड कर लिया कि खुद से बना करके इशू करेगा मार्केट से शेयर, तो उस टाइम में डीम्ड प्रोस्पेक्टस का हम लोग यूज़ करता है। तो ये थोड़ा डीम्ड प्रोस्पेक्टस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है डीम्ड प्रोस्पेक्टस को। जो डेफिनेशंस वो मेरा पीडीएफ में है उसको पढ़ लेगा, तो इसके लिए ये ना है। आज के लिए इतना ही तक। तुम लोग ठीक रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो।